हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी का पार्ट। पिछले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। टीनेजर यात्री की सवालिया नज़रों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो उस टीनेजर से रहा नहीं गया और आखिरकार उसने अपने दोस्त भगत से पूछ ही लिया, यार भगत अब क्या होगा? ये लड़की तो मर चुकी है यार। भगत ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल से एक घूंट शराब अपने गले में उतारी और बोतल रमन के हाथ में देकर सीटों के बीच गलियारे में लाश की तरह पड़ी सुमन की तरफ देखा। फिर पिछली सीट पर बंधे हुए राज की तरफ देखने के बाद सवाल करने वाले अपने उस टीनेजर दोस्त की तरफ अपनी नशीली आंखों से घूरते हुए बोला, अबे साले मर चुकी है तो मर जाने दे, तू क्यों मरा जा रहा है? तभी वह दूसरा वाला भी बोला, लेकिन यार भगत, अगर ये मर गई तो किसी को ये पता चल गया कि हमने इसके साथ रेप किया था तो फिर हमारा क्या होगा? भगत ने उसकी तरफ भी घूरते हुए देखा और फिर थोड़ा चिढ़ते हुए अंदाज में बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। अबे सालो, हमारे अलावा किसी और ने देखा है क्या इसके साथ रेप करते हुए? देखा तो किसी ने नहीं है, मगर वह टीनेजर इतना ही कह पाया था कि भगत फिर बोला, नहीं देखा किसी ने तो फिर तुम दोनों क्यों मरे जा रहे हो? देखो यारो, हम पांचों के अलावा सिर्फ ये दोनों ही तो जानते थे कि हमने इनके साथ क्या सलूक किया था, मगर अब ये दोनों अगर मर चुके हैं तो फिर कभी कोई ये जान नहीं पाएगा कि इनकी मौत के जिम्मेदार हम थे। इसलिए डरो मत सालो। भगत की बात पूरी होते ही रमन बोला, वो सब तो ठीक है यार भगत, अब हम इन्हें ठिकाने लगाने के बाद ही बस से उतरेंगे। भगत के उस तीसरे साथी ने शराब की एक घूंट पीकर बोला, रमन की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, वो कैसे? बताता हूँ। भगत ने खिड़की से जरा सा पर्दा सरकाते हुए बाहर की तरफ देखा। बस उस समय शहर से दूर सुनसान इलाके से गुजर रही थी, यानी ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जहाँ सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ भरा जंगल था और वहाँ से हाईवे रोड अभी कुछ और दूर था। इसलिए भगत ने बस से बाहर की लोकेशन देखने के बाद अपने दोस्तों को समझाते हुए कहा, देखो यारो, बस अभी घने जंगलों के बीच से गुजर रही है और हाईवे रोड शायद यहाँ से कुछ और दूर है, इसलिए इन दोनों को यहाँ ठिकाने लगाने से बेहतर जगह हमें कहीं और नहीं मिल सकती है। भगत ने अपने चारों दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा था और वे चारों ही उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसलिए फिर वह रमन से कहने लगा, रमन तू ऐसा कर, एक बार फिर बस ड्राइवर के पास उसके कैबिन में चला जा और उससे कहा कि हम लोगों को पेशाब पानी करना है, इसलिए वह कुछ देर के लिए बस को सड़क किनारे पर रोक दे और जब वह बस रोक देगा तो फिर हम चारों मिलकर इस कॉल गर्ल और इसके साथी को सड़क किनारे झाड़ियों के बीच डाल आएंगे। क्यों दोस्तों, ये सही रहेगा ना? भगत ने रमन के अलावा अपने 3 साथियों से नज़रें मिलाते हुए पूछा। तो वह टीनेजर और उसके साथ वाला तो कुछ नहीं बोला, मगर उनका वह तीसरा साथी तुरंत बोला, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, तू जा रमन, बस ड्राइवर के पास जा। रमन जैसे ही अपनी सीट से उठकर कैबिन की तरफ जाने लगा तो उसे रोकते हुए भगत कहने लगा, और सुन, जब तक हम अपना काम ना कर लें तब तक तू ड्राइवर के पास ही बैठे रहना और उसे बातों में इस तरह से उलझाए रखना कि उसे किसी तरह का कोई शक ना हो। समझ गया ना? समझ गया यार, बहुत अच्छी तरह से समझ गया। और फिर रमन ड्राइवर के पास उसके कैबिन में चला गया। रमन को कैबिन में आता देख बस ड्राइवर बोला, क्या बात है भाया? रमन उसके सामने वाली सीट पर बैठते हुए बोला, अरे यार ड्राइवर साहब, मेरे दोस्तों को पेशाब पानी करना है, इसलिए कुछ देर के लिए बस को सड़क किनारे रोक दो ना यार प्लीज़। अरे हमें तो हाईवे रोड आवन वालो है, था के ठिकाने जाने इजी कर लो। रमन ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर ड्राइवर की ओर बढ़ाते हुए कहा,
हाँ, मगर बहुत जोरों की लग रही है सालों को, इसलिए अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो मुझे भेजा आपके पास बस रुकवाने के लिए। इसलिए प्लीज़ रोक दो ना यार, 5-10 मिनट के लिए। और ये लो सिगरेट लगाओ। ड्राइवर ने पहले साइड मिरर में देखा कि कहीं कोई पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही है। फिर उसने बस को सड़क किनारे लेते हुए रोक दी। बस रुकते ही भगत व उसके 3 साथी तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि भगत ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि किसे क्या करना है। इसलिए भगत के 2 साथियों ने सुमन व राज को बस के बाहर ले जाकर डालने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। और भगत ने उस टीनेजर को बस में जहाँ जहाँ खून गिरा है वहाँ वहाँ बोतल से पानी डालते हुए पहुँचा फेर कर दाग धब्बे मिटाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसलिए बस रुकते ही भगत के 2 साथियों ने सुमन को अपने हाथों पे उठा लिया था। एक ने सुमन को उसके धड़ की तरफ से उसके बाजुओं के सहारे अपने हाथों में ले लिया था और दूसरों ने सुमन के पैरों की तरफ से उठाते हुए अपने हाथों में ले लिया। और वे उसे लेकर जैसे ही दरवाजे के करीब पहुँचे तो भगत उन्हें रोकता हुआ बोला, रुको रुको, पहले मैं नीचे जाके देखता हूँ कि बस के आगे पीछे कोई है तो नहीं। भगत तुरंत बस के नीचे उतरा और आगे पीछे नज़र दौड़ाते हुए देखा तो दूर दूर तक उसे आगे पीछे से कोई वाहन आता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो उसने बाहर खड़े ही अपने दोस्तों को इशारा किया तो वे अपने हाथों में लटकाए सुमन को बस के बाहर ले आए और सड़क किनारे से थोड़ा दूर झाड़ियों के अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे सुमन को मरा हुआ समझकर डाल दिया। लेकिन सुमन अभी तक जिंदा थी और उसकी नब्ज़ चल रही थी तथा उसके दिल की धड़कनों में अभी धड़कन जारी थी। मगर भगत और उसके साथियों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था और वे सुमन को झाड़ियों के बीच डाल आए थे। इसी तरह वे राज को भी बस के बाहर लाए और उसे भी मरा हुआ समझकर झाड़ियों के बीच सुमन से थोड़ा दूर पटक आए थे। और तब तक उस टीनेजर ने बस में जगह जगह लगे खून के धब्बों पर पानी डालकर उन्हें एकदम साफ कर दिया। और ऐसा करते समय उसे बस के फर्श पर पड़े राज व सुमन के मोबाइल हाथ लग गए तो उसने बस के बाहर दरवाजे के पास खड़े भगत को ले जा कर दिए। तो भगत ने तुरंत उन मोबाइलों को खोलकर उसमें से सिम निकालते हुए अपने पैरों से कुचलकर जंगल में झाड़ियों की तरफ उछाल दिया और दोनों मोबाइल अपनी पतलून की जेब में ठूस लिए। फिर जब वे भगत साथी राज को भी घनी झाड़ियों के बीच पटक आए तो फिर भगत ने बोतल से पानी गिराते हुए उन दोनों के हाथ धुलाए और बस में सवार होते ही कैबिन का दरवाज़ा खटखटाते हुए रमन से कहा, रमन चलो बस आगे ले चलो, हम लोग पेशाब पानी करके लौट आए हैं, इसलिए बस आगे ले चलो। भगत के ऐसा कहते ही ड्राइवर ने तुरंत बस स्टार्ट की और फिर से हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे रोड पर बाबा रामदेव नाम के ढाबे पे बस पहुंचते ही भगत और उसके साथी तुरंत बस से उतर गए तो बस ड्राइवर भी तुरंत अपनी बस घुमाते हुए फिर से वापस शहर की तरफ जाने के लिए रवाना हो गया। भगत, रमन और उनके साथी जिस समय बस से बाबा रामदेव नाम के ढाबे पर उतरे थे उस समय रात के 2 बजे थे, इसलिए ढाबे पर ज़्यादा लोग नहीं थे, बल्कि 1-2 ट्रक और 1-2 छोटी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी और 2-4 लोग ढाबे के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे और उतने ही लोग ढाबे के बाहर लगी चारपाइयों पर बैठकर खा रहे थे। 20 दिसंबर जाड़े की सर्द रात थी, इसलिए सर्दी का प्रकोप बढ़ चुका था और ठंडी ठंडी हवा चलने वाली लहरें अपना असर दिखा रही थी। इसलिए ढाबे के बाहर लगी 2-2 चारपाइयों के बीच बड़े बड़े चूल्हों में लकड़ियां जला कर रखी हुई थी, जिसके कारण ढाबे के आसपास का वातावरण कुछ गर्म था और ढाबे के बाहर चारपाइयों पर बैठकर लोग आराम से खाना खा सकते थे। भगत, रमन और उनके साथी भी ऐसी ही 2 चारपाइयों पर जाकर बैठ गए थे, जिनके बीच में एक बड़े से चूल्हे में लकड़ियां जल रही थी।
एक चारपाई पर भगत, रमन और उनका एक साथी बैठ गया था और दूसरी चारपाई पर वह टीनेजर और उसका एक साथी बैठ गए थे। भगत ने सबके लिए खाने का ऑर्डर दे दिया था। खाने में उस ढाबे पर सिर्फ दाल बाटी और चूरमा ही मिला करता था, इसलिए ऑर्डर देते ही खाना उनके सामने लग गया था। भगत, रमन और उनके एक साथी ने खूब जी भर कर खाया और उनकी शक्लों से जरा बहुत भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अभी अभी एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देकर आए हैं। मगर उस टीनेजर और उसके साथ वालों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और उनकी शक्लों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे बहुत गहरे सदमे में हों। जबकि खाना खाते समय भगत उनके चेहरों पर आने वाले भावों को पढ़ने के प्रयास कर रहा था। इसलिए खाना पूरा होते ही भगत ने उन दोनों से कहा, अबे सालों, तुम दोनों को कौन सा सांप सूख गया है जो तुम लोगों ने खाना भी बराबर खाया नहीं और ऐसे मुँह लटकाए हो जैसे सारे पाप तुम दोनों ने ही किए हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। भगत का साथ देते हुए रमन भी बोला, हाँ, जैसे सब कुछ तुमने ही किया है और अब हम लोगों को जाके बताएंगे कि तुम दोनों इतना बड़ा कांड करके आए हो कि उसकी सज़ा सिर्फ मौत ही हो सकती है। अरे बेवकूफ़ो, बिंदास रहो, बिंदास। हमें देखो, हमें देखकर तुम्हें लग रहा है क्या कि हम भी उस पाप के भागीदार हैं जो अभी अभी हम सब ने मिलकर किया है। वह टीनेजर तो कुछ नहीं बोला, मगर उसके साथ वाला कहने लगा, लेकिन यार रमन, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद कुछ तो ग्लानि होती है ना, कुछ तो भय पनपता ही है। भगत बोला, अबे किस बात की ग्लानि, किस बात का भय? अगर इस तरह डर डर के जियोगे तो खुद भी मरोगे और हमें भी मरवा दोगे। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से पहले जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, दिमाग से निकाल कर फेंक दो कि हमने क्या कुछ किया था। देखो, मैं तुम्हें सीधी सी गणित समझाता हूँ। हम लोग शाम 6 बजे के लगभग अपने घर, अपने शहर से निकले थे और अभी हम यहाँ से अपने शहर की तरफ जाने वाली कोई भी बस पकड़ेंगे तो सुबह 6 बजे तक हम फिर से अपने शहर, अपने घर पहुँच जाएंगे। तो किसी को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आज रात हम यहाँ इस शहर में आए थे और हमने एक बहुत बड़े कांड को अंजाम दिया था। भगत व रमन के साथ बैठा वह उसका तीसरा साथी भी कहने लगा, हाँ, और हमें किसी को कभी ये बताना भी नहीं है कि आज रात हम यहाँ आए थे। भगत फिर कहने लगा, हाँ, और अगर फिर भी तुम्हें किसी बात का कोई डर और भय है तो हम ऐसा करते हैं कि अपने शहर पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक हम एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं और एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे। फिर जैसे तैसे समय बीतता जाएगा तो तुम्हें भी यह यकीन होने लगेगा कि हम सब ने मिलकर कभी कोई गुनाह नहीं किया था। इसलिए अब कुछ नहीं होने वाला है। क्यों रमन, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसलिए यारो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिंदास होकर रहो। और फिर मैं और भगत है ना, इसलिए तुम्हें किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तभी ढाबे के सामने रोड पर एक लग्जरी बस आई और उस बस का कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा आवाज़ लगाने लगा, चलो बम्बई पुणे, बम्बई पुणे, है कोई बम्बई पुणे? बम्बई पुणे का नाम सुनते ही भगत खड़ा होता हुआ बोला, अरे चलो चलो यारो, चलो, बस आ गई है, बस आ गई, चलो चलो यारो, बस आ गई। रमन ने तुरंत ढाबे वाले को पैसे दिए। बस तब तक धीरे धीरे आगे सरकती जा रही थी, इसलिए फिर वे पांचों ही एक के पीछे एक दौड़ते हुए जाकर बस में चढ़ गए और वह बस उन्हें लेकर तेज़ी से आगे बढ़ गई। मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 5 में दीवार पर लगी घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और रात 12 बजे से लेकर अब तक आलिया व रेणु अग्रवाल बड़ी ही बेचैन और परेशान थी। कमरे में इधर से उधर टहलते हुए
अपने अपने मोबाइल से बार बार राज व सुमन से संपर्क करने का प्रयास कर रही थी, मगर कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि हर बार उनके मोबाइल से एक ही जवाब मिल रहा था कि आप जिन नंबरों से संपर्क करना चाह रहे हैं वे इस वक्त कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं। यही जवाब बार बार सुनकर आलिया बड़ी ही परेशान सी होती हुई रेणु अग्रवाल से कहने लगी, उफ यार, कमाल लड़की है ये। सुमन भी पता नहीं कहाँ फंस गई है, कहाँ रह गई है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और वह राज भी पता नहीं क्यों हमसे संपर्क नहीं कर रहा है और पता नहीं कहाँ लेकर निकल गया है सुमन को। रेणु अग्रवाल भी बड़ी ही परेशान सी हो रही थी, मगर वह थोड़ा संयम में रहते हुए कहने लगी, हाँ, मगर उनसे संपर्क भी तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं। इसलिए वे भी अगर हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे तो नेटवर्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा होगा। मगर जब रात के 2 बजे बाद मोबाइल से यह जवाब मिलने लगा कि आप जिन नंबरों से संपर्क करना चाह रहे हैं वे इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर आखिरकार आलिया व रेणु अग्रवाल थक हार कर बेड पर लेट गई, तो उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि कब उनकी आंख लग गई और कब वे गहरी नींद में मुतब्बिल हो गई। 20 दिसंबर जाड़े की सर्द रात के आखिरी पहर में सुबह के 4 बज रहे थे। शहर से दूर सुनसान और बयाबान जंगल में सड़क किनारे से परे झाड़ियों के बीच अर्धनग्न अवस्था में सुमन जिंदा मगर बहुत गहरी बेहोशी के आलम में पड़ी थी। सुमन से कुछ ही दूरी पर राज मल्होत्रा भी बिना शर्ट के सिर्फ पतलून में बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और वह भी बेहोश था। मगर सर्द रात की ठंडी ठंडी लहरों से होने वाली साएं साएं की आवाज़ों ने उसके कानों में शोर मचाना शुरू किया, तो राज को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। राज को जब धीरे धीरे पूरी तरह से होश आ गया तो सबसे पहले उसे अपने बदन पर लगी चोटों के दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने सर पर लगी चोट पर हाथ लगाते हुए देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके सर पर बहुत गहरा घाव है, जहाँ से अब भी आहिस्ता आहिस्ता खून रिस रहा था। फिर से अपने पैर पर लगी चोट का एहसास हुआ। उसका पैर पूरी तरह से अकड़ चुका था और चोटें उसके बाएं पैर के छूटने से नीचे पिंडलियों पर हड्डियों पर लगी थी, जहाँ से वह बहुत ही गहरा दर्द महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे उसके छूटने से लेकर पाँव के टखने तक की सभी हड्डियां टूट चुकी हैं। राज जब पूरी तरह से अपने होश में आ गया तो ज़मीन पर पड़े पड़े ही उसने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, वह जानने के लिए कि यह इस वक्त कहाँ है। बायाबान जंगल में फैले अंधेरी रात के अंधियारे में राज को पता चला कि वह इस वक्त घनी झाड़ियों के बीच किसी बायाबान जंगल में है। मगर फिर उसे ख्याल आया कि वह तो एक बस में था और उसके साथ सुमन भी थी। सुमन का ख्याल आते ही राज को तुरंत याद आ गया कि बस में उसके व सुमन के साथ क्या कुछ हुआ था। इसलिए उसने तुरंत पीठ के बल से पेट के बल पलटते हुए ज़मीन पर लेटे लेटे ही अपने चारों तरफ आंखें फाड़ते हुए देखा, तो उसे अपने से कुछ ही दूर अर्धनग्न अवस्था में एक लाश की तरह पड़ी सुमन दिखाई दी। सुमन पर नज़र पड़ते ही उसके मुँह से फुसफुसाहट भरा सुमन का नाम निकला। सुमन। वह तुरंत उठकर उसके करीब पहुंच जाना चाहता था, मगर वह उठ ना सका, क्योंकि उसके पैर की अकड़ और उस पर हुए प्रहार का दर्द इतना गहरा था कि उसके मुँह से एक दर्द भरी आह निकल कर रह गई। मगर फिर भी उसने खड़े होने का प्रयास किया, मगर वह उस पैर पर खड़ा न हो सका। राज से अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो फिर वह पेट के बल लेटे लेटे ही धीरे धीरे सरकता हुआ सुमन के करीब जा पहुंचा और सबसे पहले उसने सुमन के बाजू से उसे आहिस्ता आहिस्ता झंझोड़ते हुए 1-2 बार उसका नाम पुकारा, सुमन, सुमन।
सुमन की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया न होते देख राज बड़ा बेचैन हो गया। उसने तुरंत सुमन की कलाई पकड़ते हुए उसकी नब्ज टटोली तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि सुमन की नब्ज निरंतर चल रही थी। फिर उसने सुमन की धड़कन चेक करने के लिए उसके सीने पर हाथ रख कर भी देखा। धड़कन भी जारी थी, मगर कुछ रुक रुक कर धड़कन हो रही थी। इसलिए फिर उसने सुमन को होश में लाने के प्रयास करने आरंभ किए। सुमन बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी, मगर उसके दिल की धड़कन जारी थी। इसलिए राज उसे होश में लाने के लिए उसकी हथेलियों पर तो कभी उसके पैरों के तलवों पर अपने हाथ मलने लगा। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी सुमन को जब होश में आते नहीं देखा तो फिर वह बड़ा ही हैरान और परेशान होने लगा कि अब वह क्या करे। राज बार बार इधर उधर नज़रें घुमाते हुए यह जानने के प्रयास भी कर रहा था कि आखिर वह है किस जगह पर। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जंगल कहाँ पर है, मगर फिर उसे कहीं दूर से गाड़ियों के गुजरने और उनके हॉर्न बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो उसने यह अनुमान लगाया कि शायद यहाँ से कुछ दूरी पर रोड ज़रूर है जहाँ गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं। सुमन के सीने में धड़कन जारी है, यह जान लेने के बाद राज अब हर हाल में सुमन की जान बचाना चाहता था। इसलिए कहीं दूर सड़क होने का पता चलते ही वह सोचने लगा कि अगर वह किसी भी तरह से सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो फिर वह उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी वाहन की मदद से सुमन को अस्पताल तक ले जाने में सफल हो पाएगा। राज अब बिना समय गवाए सुमन को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहता था। इसलिए उसने दूर से गुजरने वाले वाहनों का शोर और सुनाई देने वाली हॉर्नों के आवाज़ों की तरफ ध्यान लगाते हुए यह अनुमान लगाया कि सड़क किस दिशा में है। सड़क की दिशा का अनुमान होते ही राज ने तुरंत सड़क की तरफ जाने का निर्णय लिया और जैसे ही उसने अपने दुख दर्द की परवाह ना करते हुए अपनी जगह से उठ खड़े होने का प्रयास किया तो वह खड़ा नहीं हो पाया, मगर फिर भी उसने जैसे तैसे करके एक पेड़ का सहारा लेते हुए अपने आप को खड़ा किया। राज अपने आप को खड़ा करने में कामयाब तो हो गया था, मगर उसका जख्मी पैर उसके बदन का बोझ उठा नहीं पा रहा था। इसलिए वह एक पैर से लंगड़ाते हुए गिरते पड़ते कंटीली झाड़ियों के बीच से निकलकर सड़क किनारे उस जगह पर पहुंच गया जहां पर बस रुकवा कर भगत और उसके साथियों ने राज व सुमन को बस से उठाकर झाड़ियों के बीच पटका था। सड़क किनारे पहुंचकर राज ने एक राहत सी महसूस की, यह सोचते हुए कि अब वह किसी वाहन के जरिए सुमन को अस्पताल ले जाने में कामयाब हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ उसने सड़क के दोनों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक से उसे कोई वाहन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दिया, सिवाय घने अंधेरों के। राज इस वक्त जिस सड़क पर खड़ा था वह हाईवे रोड नहीं था और हाईवे रोड से गुजर रहे वाहनों का शोर और उनके हॉर्नों की आवाज़ें अब भी उसे दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी। इसलिए वह समझ चुका था कि हाईवे रोड अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर जिस जगह पर वह खड़ा था वहाँ दोनों तरफ की साइडों से किसी वाहन को आता ना देखकर वह बड़ा ही चिंतित और हैरान होने लगा, क्योंकि एक तो जाड़े की सर्द रात से चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, दूसरा उनके बदन पर शर्ट नहीं थी और काफ़ी देर से वह रेत में पड़ा था तो उसका बदन रेत में लथपथ हो चुका था, और तीसरा वह बहुत बुरी तरह से जख्मी था तो दर्द और तकलीफ़ के कारण एक पैर पे खड़ा रहना भी उसके लिए मुश्किल था। इसलिए राज बड़ा ही हैरान और परेशान होता हुआ कभी बैठ जाता तो कभी सड़क पर लेट जाता और फिर कभी फिर से खड़ा होकर इधर उधर ताकने लगता कि कहीं कोई वाहन आए तो वह सुमन को लेकर अस्पताल पहुँचे। लेकिन इस बार राज को अपनी उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आई, क्योंकि इस बार सड़क की एक साइड से उसे 3-4 वाहनों की लाइटें बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी।
तो दोस्तों ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। अगले पार्ट के लिए कल तक का वेट कीजिए। और हाँ, अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं। धन्यवाद।